Hello class, today we are going to talk about the Earth Summit. So let's start the topic today. अगर बच्चों हम अर्थ समिट की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक पृथ्वी सम्मेलन था। और इसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं, मतलब सभी कंट्रीज़ के जो लीडर्स होते हैं वो एक आप ये कह सकते हैं कि बैठक करते हैं। अब ये अर्थ समिट किस लिए था, क्यों ऐसी जो है कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता हुई? तो आपको पता है कि जो औद्योगिक क्रांति है वो तेज़ी से आई, मतलब इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने जो है इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिस वजह से क्या हुआ, जो क्लाइमेट जो है वो चेंज होने लगा। मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, हमारा जो पर्यावरण है उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे। अब जब नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जितने भी देश हैं, उनके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन किया। ओके, और इसी को क्या बोल रहे हैं, अर्थ समिट। तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, ऑल्सो नोन एज द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट एंड द रियो Summit, the Rio Conference and the Earth Summit was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from 3 to 14 June in 1992। तो बेसिकली ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कॉन्फ्रेंस थी, जो कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण और डेवलपमेंट के ऊपर थी, जिसको जो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, इवन अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, जो कि एक मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी। और ये हुई थी रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, और ये चली थी 3 से लेकर 14 जून तक सन 1992 में, 1992 में। तो बेसिकली किसके लिए था कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे इसको रोकें। ये जो इंडस्ट्रियल तो हमने कर लिया, इतना रिवॉल्यूशन कर लिया, इतनी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दिया है, लेकिन इससे जो हमारे पर्यावरण पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे हैं, अब उससे छुटकारा कैसे पाए। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कुछ संस्थाओं का, कुछ इंस्टीट्यूशंस का उदय हुआ, इवोल्यूशन हुआ। जैसे कि एक थी UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड थी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। एक थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD, और फोर्थ थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जो पहले वाली है UNFCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये जो दूसरी है और तीसरी है, ये जो तीनों जो आप ये कह सकते हैं, ये जो संस्थाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली, तो ये बाध्यकारी हैं। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये जो फोर्थ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये बाध्यकारी है। मतलब अगर इस पर कोई कंट्री साइन करती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो उसके रूल्स को मानना पड़ेगा। मतलब 4 में से 3 जो है शुरू की, वो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी मतलब कमिटेड नहीं है, लेकिन जो फोर्थ है वो कमिटेड है। उसमें आपको अगर इस पे साइन कर दे किसी कंट्री ने, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मानने पड़ेंगे उसको। अब UNFCC की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 197 कंट्रीज़ थी जो शामिल हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी में है। और यहाँ पर जो है 6 भाषाओं में वर्क होता है, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। और इनके बाद जो है UNFCC के में जो है बेसिकली इनके जो है लगातार जो है इनकी बैठकें होती रहती हैं, और ये जो बैठकें हैं इनको बोला जाता है कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो
1992 में अर्थ समिट हुआ, उसमें जो है UNFCCC का उदय हुआ। और उसके बाद जो है सन 1995 में इनकी COP1 हुई, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये दोबारा मिले, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुई थी। 1997 में COP3 हुई, क्योटो जापान, जो कि आप बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे वो क्या है क्योटो प्रोटोकॉल। और 2002 में हुई COP8 न्यू दिल्ली इंडिया में हुई, एक इंडिया में भी हुई थी। और 2015 में COP21 पेरिस में, फ्रांस में, जो कि पेरिस एग्रीमेंट, इसको भी हम पढ़ेंगे। और 2019 में COP25 हुई मैड्रिड स्पेन। और 2020 COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, जो कि COP3 में जो है ये बना था। COP3 जो कि क्योटो एक जापान का शहर है। और द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो, ये क्योटो शहर में अडॉप्ट किया गया, इसलिए इसको नाम भी क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया। और 11 दिसंबर 1997 को ये जो है अडॉप्ट किया गया था। 11 दिसंबर 1997 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। तो जो है ये लागू कब से हुआ? 8 साल बाद जो है लागू हुआ, 16 फरवरी 2005 को। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये बेसिकली किस लिए था? तो ये बेसिकली था रिड्यूस द ऑनसेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और उस वजह से जो है क्या, सी लेवल जो है बढ़ रहा है। और जितनी भी जो समुद्र के आसपास की जो इलाके हैं या जो कंट्री जो बसी हुई हैं, उनको डूबने का खतरा है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, इसकी ऑनसेट को रिड्यूस करने के लिए, इन ग्रीन हाउस गैसों को की जो कंसंट्रेशन थी वो एटमॉस्फेयर में वो कम करनी थी इस प्रोटोकॉल के तहत। अब ये कुछ 6 गैसें थी जो कि इस प्रोटोकॉल में थी कि इनको आपको कम करना है, इनके लेवल को जो है आपको सभी कंट्रीज़ को जो है कम करना है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, C4, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये आप गैसेज को जो है ध्यान में रखना कि ये जो है 6 गैसें थी जिनको जो है ग्रीन हाउस गैसेज, जिनको जो है जिनकी कंसंट्रेशन को कम करना था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, अगर उस पर कोई कंट्री साइन करती है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें भी जो है ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसमें जो है 2 भाग बना दिए गए। मतलब एक कर दिया गया एनेक्स 1 कंट्रीज़ और दूसरा कर दिया गया नॉन एनेक्स कंट्रीज़। एनेक्स 1 कंट्रीज़ में वो कंट्रीज़ रखी गई जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ थी और बेसिकली जो है जिनको ये मानना ही मानना था, मतलब इसके रूल्स और रेगुलेशन को मानना ही मानने था। अब एनेक्स 1 कंट्रीज़ में जो है 38 डेवलप्ड कंट्रीज़ थी जो कि कमिटेड थी टू लिमिटिंग देयर ग्रीन हाउस के एमिशंस बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट रेटिफाई एंड कनाडा विदड्रॉ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने तो इस पे साइन ही नहीं किए थे, रेटिफाई नहीं किया था, और कनाडा ने इससे विड्रॉ ले लिया था, मतलब वापसी हो गया था वो। और इस वजह से जो है इसमें केवल 36 कंट्रीज़ थी जो कि फुली पार्टिसिपेटेड थी प्रोटोकॉल में, वर कमिटेड टू रिड्यूसिंग देयर एग्रीगेट एमिशंस बाय 4% फ्रॉम द 1990 बेस ईयर। तो इन्होंने क्या किया, एनेक्स 1 कंट्रीज़ में क्या हुआ बेसिकली इस ग्रुप्स में, कि ये जो 36 कंट्रीज़ थी ये कमिटेड थी, प्रतिबंधित थी कि आपको, अगर आपने इस प्रोटोकॉल पे साइन किया है तो आपको 1990 का बेस ईयर रख के, मतलब 1990 का बेस ईयर रखे आप, और उसके हिसाब से जो है आपको इन गैसेज की कंसंट्रेशन में जो है 4% तक की कमी करनी है अपने पर्यावरण में। जो भी आपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया है, उससे जो एमिशंस हो रहा है इन गैसेज का, आपको जो है क्या करना है, 4% की कमी करनी है। और नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में जो अदर कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, और ये जो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ थी, ये सारी की सारी ऐसा नहीं था कि ये ऐच्छिक थी, मतलब बाध्यकारी नहीं थी कि आपको करना ही करना है।
लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ और जो है रूल्स आए, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि सबके लिए सामान्य था लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सब देशों के लिए। जैसे कि डेवलप्ड के लिए करना ही करना था उसको, लेकिन डेवलपिंग के लिए क्या था, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ थी वो बाध्यकारी नहीं थी, मतलब कमिटेड नहीं थी। ओके, अब कुछ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स भी आए, जैसे कि एमिशन ट्रेडिंग, और इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई। कार्बन क्रेडिट और असाइंड अमाउंट यूनिट, मतलब कार्बन क्रेडिट ऐसा था कि बचाओ और ख़रीदो। मतलब सपोज करें कि कोई ऐसी कंट्री है जिसने जो है क्या क्या हुआ है, अपने एमिशंस को रिड्यूस कर लिया काफ़ी हद तक। ओके, और एक ने जो है रिड्यूस किया हुआ है और दूसरे ने जो है क्या करा है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब एक लिमिट रखी गई कि आपको इस लिमिट तक जो है रिड्यूस करना है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, कार्बन क्रेडिट ख़रीदना है, मतलब दूसरी कंट्री से, मतलब जिसने कम किया है। ओके, वो जो कम हुआ है उतना अमाउंट, मतलब सपोज करें जो है एक इंडस्ट्री है, उसने क्या किया, 100 टन जो है कार्बन जो है वो एमिशन कर रही है। ओके, और उसने रिड्यूस करके कितना कर दिया, 95। ठीक है, 100 में से 95 कर दिया। और एक ने क्या किया कि वो जो कर रही है वो कितना कर रही है, 105, यानी 105 टन। अब लिमिट 100 तक की है ना, सपोज करें, लेकिन लिमिट जो है 100 तक की है, और एक ने किया है 105 और एक ने किया है 95 टन। तो जो वो 5 टन है, वो जो 105 वाली जो कंट्रीज़ है वो क्या कर सकती है, उसको कार्बन क्रेडिट को ख़रीद सकती है उससे, और अपने कोटे को जो है पूरा कर सकती है। और इसके बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिसको बोलते हैं असाइंड अमाउंट यूनिट। तो ये कुछ कार्बन क्रेडिट की जो है अवधारणा थी, जिसमें जो है पैसे भी कमा सकते थे जो कंट्री जो है अच्छा काम कर रही थी। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म Annex 1 टू नॉन एनेक्स कंट्रीज़ के लिए। हेलो क्लास, लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द समिट। सो हम बात कर रहे थे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की, जो कि बेसिकली Annex 1 टू नॉन एनेक्स कंट्रीज़ के लिए है। और इसमें क्या होता है कि जो Annex 1 कंट्रीज़ है वो नॉन एनेक्स को राय देती है कि वो आए और हमारी अपनी कंट्री में जो है कोई भी प्रोजेक्ट को लगाए, जिससे जो है, क्योंकि वो नॉन एनेक्स की लिस्ट में है, तो उससे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है वो जो है घटेगा, मतलब कम होगा, जिससे जो कार्बन क्रेडिट है वो उनको मिल जाएगा। अब बात करते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसमें क्या होता है कि ये Annex 1 से Annex 1 के लिए ही है, मतलब Annex 1 से Annex 1 के लिए है। एनी Annex 1 कंट्री कैन इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इन एनी अदर Annex 1 कंट्री। सपोज करें USA है जो कि Annex 1 कंट्रीज़ की लिस्ट में है। वैसे तो USA ने रेटिफाई नहीं किया था, लेकिन हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि USA है और USA चाहता है कि वो अपने कार्बन एमिशंस को जो है घटाने के लिए क्या करेगा वो, और सपोज करें उसने जो है कनाडा में कोई फैक्ट्री है और उसने उसको मॉडिफाई करके अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है, किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, किसी और प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जो है कार्बन एमिशन जो घट रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका जो कार्बन क्रेडिट है वो उसको मिल जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ये जो है Annex 1 टू नॉन एनेक्स कंट्रीज़ के लिए है, और जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है Annex 1 से Annex 1 के लिए है, और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, रेवेन्यू सोर्स मिलेगा उसको, और उसे बोलते हैं असाइंड अमाउंट यूनिट्स। अब बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की। तो बेसिकली ये जो है अब हुआ क्या था कि जो हम क्योटो प्रोटोकॉल ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं हुआ, क्योंकि सन 2005 में जो है क्या था इसका, ये सन 2005 में जो है ये लागू हुआ था, फोर्स में आया था, और इसकी जो समय सीमा थी वो थी 15 साल, यानी कि सन 2020 जो फ़िलहाल चल रहा है। अब
यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई कि क्योटो प्रोटोकॉल में यूएसए ने तो रेटिफाई नहीं किया था और दूसरा जो है कनाडा ने जो है विड्रॉ कर लिया था, तो 36 कंट्रीज़ थी। तो दूसरा ये था कि हाँ, ऐसा हुआ कि ये ठीक तरह से काम नहीं कर पाया। तो फिर इन्होंने जो है आपस में जो है सलाह मशवरा किया और फिर दोबारा से जो है बैठक करी और वहाँ पर जो है पेरिस एग्रीमेंट हुआ। और ये जो है 4 नवंबर 2000 मतलब पहले ही जो है हो गया था, मतलब इसकी जो बैठक है COP21 4 नवंबर 2015 को हुई और जो है 26 अप्रैल 2016 को जो है व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावित हुआ ये, और फरवरी 2020 में इसको लागू होना था, क्योंकि इसकी जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो समय सीमा थी वो थी 15 साल, यानी 2005 से लेकर के अब तक 15 साल पूरा होने के बाद ही इसको जो है लागू होना था। लेकिन इसका जो निर्णय है, इसका जो डिटर्मिनेशन है वो पहले ही हो चुका था। अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल इज़ टू कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू well below 2 degrees Celsius above pre-industrial level, and to pursue efforts that limits the increase to 1.5 degrees Celsius, recognizing that this would substantially reduce the risk and impacts of climate change। बेसिकली इसमें ये था कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो टेम्परेचर है उसको जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिमिट रखनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही वो बढ़ सके और रिड्यूस हो रिस्क और इम्पैक्ट जो है जो जिस वजह से जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड 2020 टारगेट्स, और इसको जो है 2020 टारगेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको जो है क्या करना है 2020 टारगेट्स कंप्लीट करना है, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को आपको 20% जो है घटाना है, और रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के मार्केट हैं उनमें अपना शेयर जो है उसमें इंक्रीज़ करना है 20%, और जो है क्या करना है जो एनर्जी इफ़िशिएंसी जो ऊर्जा दक्षता है उसको आपको 20% जो है इंक्रीज़ करना है। इसलिए इसको 2020 टारगेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है और प्रत्येक 5 साल इसका बाद इसका रिव्यू होता है, और उसमें जो है एक ग्रीन क्लाइमेट फंड भी है जिसमें जो है प्रत्येक जो डेवलप्ड कंट्रीज होगी वो क्या करेगी, कुछ ग्रीन क्लाइमेट फंड मतलब कि पैसा जमा करेगी। अब यही कुछ था इसके बारे में।